12th में लेसन नंबर 2 आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आज ये लास्ट पीरियड है। नेक्स्ट फ्रंट पर हम मंडे से लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी कुछ लगभग चर्चा हो चुकी है और जो चर्चा हमने की है वो लगातार इस लेसन का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। तो चर्चा में सारे बिंदु शामिल हो गए हैं। जैसे कल हम लोगों ने लास्ट टाइम पर जनसांख्यिकी संक्रमण के बारे में पढ़ा था। जनसांख्यिकी संक्रमण का आशय जनसंख्या अनुपात से है ना, या जनसंख्या के स्वरूप से, जनसंख्या के अनुपात से है कि जब जनसंख्या अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो वो जनसंख्या संक्रमण की स्थिति होती है। किसी भी तरह से यदि जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, या मृत्यु दर अधिक हो, जन्म दर कम हो, बच्चे ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हों और बूढ़े कम हो और बूढ़े ज़्यादा हो रहे हों, बच्चों की संख्या कम हो, तब इन दोनों ही स्थिति में हमारे देश में संक्रमण की स्थिति, मतलब किसी भी स्थिति में कुछ भी अनुपात गड़बड़ाएगा। यदि पुरुष और महिलाओं के अनुपात की बात करें तो वहाँ पर ही जो डिफरेंस आया है वो बढ़ गया है, अंतर बढ़ गया है ना। 2001 के बाद 2011 में कम तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। 1000 पुरुषों पर जो 2021 में 933 महिलाएं लगी थी वो 933 से 2011 में 946 पर आ गया, यानी कि 10% बढ़ा। बहुत ज़्यादा तो रेशियो नहीं बढ़ा, लेकिन इस रेशियो बढ़ने का आशय ये क्लियर है कि जो बालिका के जन्म को लेकर है ना, स्त्री अनुपात को लेकर जो भी टेंडेंसी रही हो या जो भी गिरावट का कारण रहा हो उसमें सुधार हुआ, यानी 10 साल में सुधार हुआ आया, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में हम सामान्य संकल्पनाओं के बारे में आज पढ़ेंगे कि 1000 से अधिक जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या अधिक होती है। जन्म दर प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या अधिक होती है। उसी प्रकार मृत्यु दर भी एक ऐसा ही आंकड़ा है जो किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर हम कैसे निकालते हैं? 1000 पुरुषों पर के अनुपात में बच्चों की संख्या है ना, यह 1000 की आबादी पे अगर हम कंपाइल करें तो जो बर्थ रेट है वो उसको कंपाइल करेंगे, यानी 1000 पुरुषों पर जो जन्म दर है वो कितनी है और 1000 पुरुषों पर मृत्यु दर जो है वो कितनी है, यानी कि 1000 में मरने वालों की संख्या कितनी है ना, मरने वालों की संख्या। और एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, उतने टाइम पीरियड फिक्स में 1000 बच्चों के अनुपात में कितने बच्चों ने जन्म लिया नए, ठीक है, वो जन्म दर हो गई। और इसी तरह एक फिक्स पीरियड में 1000 पुरुषों में कितने मरने वालों की संख्या कितनी है, यानी कि एक निर्धारित समाज के लोग एक साथ 1000 पुरुषों के समाज में मरने वाले कितने हैं उसी निर्धारित अवधि में, तो वो मृत्यु दर कहलाएगी, ठीक है ना। वस्तुतः अधिकांश देशों में भारत भी एक ऐसा ही देश है, लोगों को उनके यहाँ हुए जन्म या मृत्यु के बारे में कानूनन उपयुक्त प्राधिकरण को सूचना देनी होती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जन्म और मृत्यु दोनों का ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जो निगम में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में होता है और जो गांव में रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन ब्लॉक पर होता है, ठीक है ना। गांव के मामलों में पुलिस थाना या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर की रिपोर्ट हम कहाँ करते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करते हैं। जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है निकटवर्ती, वहाँ पर हम जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराते हैं। गांव में रहते हैं ना हम लोग, तो हमारी निकटवर्ती PSC कौन सी है? कांदरपुर। तो हम कांदरपुर जो बाईनगला रहते हैं वो बाईनगला या क्यारा है, उनके लिए चाहे क्यारा जाएँ या कांदरपुर चले जाएँ, ठीक है ना। तो इसी तरह जो नियर बाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी वो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो नगर क्षेत्र में रहते हैं वे अपने नगर पालिका का जो कार्यालय होता है, जैसे हमारे यहाँ बरेली में नगर निगम में उसका जन्म और मृत्यु पंजीकरण केंद्र एक ऑफिस है पर्टिकुलर उसका, वहाँ पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या संवृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या संवृद्धि दर किसे कहते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। यदि हम
नवंबर का अध्ययन करें तो नवंबर में हम पूरे देश में तो हम नहीं कर सकते, एक आदमी पूरी बरेली में भी नहीं कर सकता। अगर हम पर्टिकुलर एक गांव की बात करें तो हम एक गांव के आंकड़ा हम ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अप्रोच में है, ठीक है ना। क्योंकि समाज का तो इतना बड़ा ग्रुप है, आप पूरे समाज की सूचना आप अकेले नहीं संकलित कर सकते। आप पूरे समाज को छोड़ो, अगर हम पूरे इस फाटक के घर का आपको कह दें तो भी ये आसान काम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर हम एक पर्टिकुलर गांव की बात करेंगे, वो चाहे गांव कांदरपुर हो, झीलगांठिया हो, करेली, करगना, कोई सा ये गांव ले लीजिए, उस गांव में हम नवंबर माह में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है पूरे गांव में, और मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो ये मालूम हो जाएगा, नहीं जाएगा इतनी आसानी से। इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक गांव के अंदर एक महीने में कितने नए बच्चों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये मालूम हो जाएगा। तो जो नए बच्चों का जन्म है एक महीने के अंदर, वो उस गाँव की क्या है, जन्म दर, और जो एक महीने में मरने वालों की संख्या है वो उस गाँव की क्या है। अब क्लियर हो गया ना जन्म दर बच्चों का। निर्धारित अवधि में जन्म लेने वालों का जो दर है वो उसे जन्म दर कहेंगे 1000 पुरुषों पर, और वैसे ही 1000 पुरुषों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहेंगे, उस पर्टिकुलर गांव की जो भी रेशियो आएगा उसके आधार पर, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस गांव की जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, या इनमें जनसंख्या, यहाँ पर जनसांख्यिकी संक्रमण है, या यहाँ की जनसंख्या समृद्धि दर क्या है ना। समृद्धि दर का आशय जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर से है, ठीक है। जब ये अंतर शून्य के रूप में होता है, जब ये अंतर शून्य हो जाता है, यानी कि जितने जन्म लेने वाले उतने ही मरने वाले, तो ये अंतर क्या हो जाएगा, जनसंख्या समृद्धि क्या होगी, शून्य होगी। मतलब जितने आए उतने ही मर गए, इसमें ना घटोत्तरी हुई ना बढ़ोतरी हुई। तो वह स्थिति जो है वो स्थिर स्थिति होगी। जनसंख्या की कैसी स्थिति होगी, स्थिर। समझ में आया ना, जितने आए उतने ही चले गए। तो हमारी जो जनसंख्या थी जितनी उस जगह की या उस गांव की, वो उतनी रहेगी ना, ना तो उसमें गिरावट आएगी और ना ही उसमें बढ़ोतरी होगी। ये एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। यही बात अभी समझ रहे थे ना। अब आ जाते हैं प्रजनन दर पर। प्रजनन दर क्या है, बच्चा पैदा कर सकने की आयु। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 49 वर्ष मानी गई है 15 साल से लेकर, और स्त्रियों के एक विशेष वर्ग द्वारा उनके प्रजनन आयु की अवधि के अंत तक पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है। प्रजनन आयु की अवधि का अनुमान एक निश्चित अवधि में पाई गई आयु विशेष की दरों के आधार पर लगाया जाता है। शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। उसी प्रकार मात मृत्यु दर उन बच्चों की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर थीं, लचर थीं, गाँव स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, प्राथमिक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे देश में अधिकांश जो डेथ रेट थी वो गर्भवती महिलाओं की थी, यानी कि जो बच्चों को जन्म देने की स्थिति में होती थी। तो क्योंकि कोई हमारे पास हेल्थ सर्विस तो होती नहीं थी उन दिनों, न स्वास्थ्य केंद्र होते थे, न कोई क्वालिफाइड और ट्रेन नर्सें होती थी, गांव में दाइयाँ हुआ करती थी। तो सिंपली जो ऑर्डिनरी डिलीवरी होती थी वो हुआ करती थी उन दिनों में। तो बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु डिलीवरी के समय हो जाया करती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड समय होता है। स्वस्थ डिलीवरी होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब आपके पास गांव में कोई ट्रेन नर्स नहीं है, कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत सारे जो है वो ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जिनमें मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस स्थिति में अस्पताल तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि हम देखें तो पुराने समय में, प्राचीन समय में जब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं थी, हमारे गांव में, हमारे देश में गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुले थे, तो हमारे देश में जो
मृत्यु दर थी उनमें प्रसूता महिलाओं की मरने वालों की संख्या अधिक थी, यानी कि बच्चों को जन्म देते समय मरने वाली महिलाओं की संख्या अधिक थी। क्यों मर जाती थी वो? उसका कारण मैंने भी आपको बताया। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, स्वास्थ्य कत्रियाँ नहीं थी, ट्रेन नर्स नहीं थी गाँव में, किसी को इमरजेंसी थी तो इमरजेंसी में गांव में ना संसाधन थे, ना साधन थे, ना रोड था, ना ट्रांसपोर्टेशन था, कैसे ले जाएं हॉस्पिटल। तो जैसी भी स्थिति होती थी उन दिनों ऐसे ही जो है बच्चों का जन्म हो जाता था घर में, है ना। और कोई स्वास्थ्य सर्विस नहीं मिलती थी, मतलब कोई भी हेल्थ सर्विस नहीं मिलती थी, है ना। आजकल तो बहुत ही नॉर्मली जो है वो डिलीवरी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। और आजकल सबसे बढ़िया सिस्टम है कि ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी करना। डॉक्टर्स ने भी एक पैशन बना रखा है कि सर्जरी करेंगे तो बिल ज़्यादा बनेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वहाँ पर बिल नॉमिनल होगा और आप अस्पताल में भी नहीं रुकेंगे ज़्यादा। भाई अस्पताल का बिल अस्पताल में ठहरने पर बनेगा ना, जितने दिन आप रुकेंगे उतने दिन बनेगा। और अगर इमरजेंसी आपकी सर्जरी होती है, मतलब उस व्यक्ति की सर्जरी होती है, तो उस स्थिति में मरीज कम से कम 8 दिन रुकेगा तो 8 दिन बिल बनेगा। सर्जरी होगी तो उसकी उसी हिसाब से सर्जरी का पैसा प्लस उसका ट्रीटमेंट, हो सकता है कि उसको आईसीयू रखना पड़े। और बहुत सारे बच्चे जो प्री मेच्योर हो जाते हैं उनको उसमें रखा जाता है वेंटिलेटर में, तो एक और बिल प्लस हो जाता है। यानी बच्चे को और दौड़ा लेते हैं, पेरेंट्स को बता देंगे, घर वालों को बता देंगे लड़के को जॉन्डिस है, बच्चे को, वो लड़का हो बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, चाहे बेटी हो या बेटा हो। एक और चिंता की बात ये हो जाती है कि उसमें डॉक्टर बोल देता है कि इसको जॉन्डिस है। हर न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस होता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर जैसे कहता है उसमें हम सब डर जाते हैं। और डॉक्टर भी डिलीवरी से पहले ऐसे हाथ खड़े कर देती हैं कि बस आप लोग जो भी तय करना है आधे घंटे में बता दीजिए, इससे ज़्यादा का समय हमारे पास नहीं। उसकी बाकी की जिम्मेदारी आपकी है, तो वो ऐसे जिम्मेदारी डाल देते हैं कि घर वाले घबरा जाते हैं, भाई ठीक है सर्जरी करो, साइंस वाले बच्चे जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो तत्काल सर्जरी करते हैं, है ना। सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती क्योंकि एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है। अब संबंधित जो मरीज होता है उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है ना। समझते ना एनेस्थीसिया क्या होता है? नहीं मालूम? नशे का इंजेक्शन, बेहोशी का इंजेक्शन, ठीक है ना। वो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है जो एनेस्थीसिया देता है, उसे मालूम है कि इस डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, है ना, या हमें इस मरीज को कितने एनेस्थीसिया की जरूरत है, वो उसी हिसाब से उसकी डोज देता है। ये नहीं कि कोई भी सड़क चलता है एनेस्थीसिया मरीज को, है ना। एनेस्थीसिया जो है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर देता है ऑपरेशन थिएटर में आके, ठीक है ना। जब मरीज ओटी में होता है तब तो वो उसी हिसाब से उसको डोज दी जाती है कि मरीज को कितने टाइम लगेगा सर्जरी में, और सर्जरी के बाद उसको कितने टाइम तक हमें बेहोश रखना है, उसी हिसाब से उसको डोज दी जाती है। तो वो चूँकि बेहोशी में सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद नॉर्मली बेबी का जन्म हो जाता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है 2-3 दिन के अंदर, है ना। फिर उसके बाद 2-4 दिन आपको और लगते हैं, तो जन्म देने वाली माता को भी पता नहीं चलता है, उसको भी किसी तरह की पीड़ा नहीं होती और घर वालों को भी कोई चिंता नहीं होती। तो और डॉक्टर को भी इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये सबसे सिंपल और नॉर्मल डिलीवरी का पैटर्न है जो आज के डॉक्टर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें मरने वाली प्रसूताओं की संख्या नील है, बहुत कम है। वो तभी होगा जब कोई किसी तरह की कोई उसको जो है वो कोई संक्रमण नहीं होगा या कोई इसको और गंभीर बीमारी अगर नहीं होगी उस प्रसूता महिला को, तभी सफोकेशन या बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव चीज़ें पैदा हो जाती हैं डिलीवरी के टाइम, जब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर को। अदरवाइज जो है सर्जरी में से डिलीवरी करने में डॉक्टर को और मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती, पता भी नहीं चलता है मरीज को, और डॉक्टर्स को भी बहुत कोई रिस्क नहीं लेना पड़ता उसमें। उसका रूटीन की प्रोसेस है कि सर्जरी के बाद डिलीवरी करना बच्चों को, तो वो उसका अभ्यास हो जाता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती और सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल तरीके से हो जाती। तो आज हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, घर हमारे पीएचसी पर भी तमाम नर्सेज हैं। आज कांदापुर में भी 2-4 नर्सेज हैं यहाँ पर बैठी होती हैं, और क्यारा में भी होंगी, वो तो बड़ा हॉस्पिटल है क्यारा, कांदापुर से भी बड़ा है पीएचसी क्यारा में, करेली में भी है। तो यहाँ पर क्वालिफाइड नर्सेज दी हुई है ना, और वो नर्स अगर गांव के लोगों को भी यदि अचानक यदि नर्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो हॉस्पिटल से
बुला सकता है या अपने मरीज को हॉस्पिटल ले जा सकता है। यहाँ पर मरीज को भर्ती की सुविधा भी है, यहाँ भी है, करेली में वहाँ भी है, क्यारा में तो बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आज जो मृत्यु दर है वो मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। मातृ मृत्यु दर समझ रहे हैं ना, उन महिलाओं की मरने वालों की संख्या में कमी हुई है जो बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। और बहुतायत में ये संख्या हमारे देश में 80 के दशक तक बहुत थी, क्योंकि गांव में संसाधन थे नहीं, कच्ची सड़कें थी, ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, पीएचसी थे नहीं, तो लोगों को विश्वास ही नहीं था। लोगों को यही था कि घर में बच्चे का जन्म होना चाहिए, उसमें बच्चा बचे, माँ बचे या ना बचे, दोनों में से कोई। रिस्क लेते थे क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे और उनके पास वो विश्वास ही नहीं करते थे। वो चाहते थे बस जैसे भी होगा हमारा बच्चा यहीं पर जन्म ले लेगा, तो ऐसे ही बच्चों के जन्म हो जाया करते थे, ठीक है ना। तो मातृ मृत्यु दर उन स्त्रियों की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में अपने बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो मातृ मृत्यु दर यदि हमें प्राप्त करनी है तो 1000 प्रसूताओं का अध्ययन कर लें। 1000 प्रसूताओं में हमें मालूम हो जाएगा कि मातृ मृत्यु दर अब कितनी है और पहले कितनी थी, उसका तो आंकड़ा है हमारे पास। आज कितनी है ये मालूम हो जाएगा। तो आज बहुत ही नॉमिनल है, मुश्किल से 1% होगा, जो बिल्कुल अभी भी जाहिल है, ऊँट है और किसी भी स्थिति में अपने मरीज को अस्पताल ले जाना नहीं चाहते। ऐसे ही परिवारों में आज ऐसी कैजुअलिटी देखने को मिलती है, अदरवाइज आज की कैजुअलिटी ऐसी नहीं मिलती। शिशु और मातृ मृत्यु की ऊंची दरें निसंदेह पिछड़ेपन और गरीबी की सूचक होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाहिल हैं या उनको समझ नहीं है। दूसरा एक कारण ये भी है कि वो गरीब हैं। भाई पैसा नहीं है, अस्पताल ले जाएंगे तो पैसा भी तो चाहिए, और अगर सर्जरी के लिए कह रही है तो और पैसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति, ये स्थिति ही मातृ मृत्यु दर बढ़ाने में सहायक है। भाई जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहीं भी ले जा सकता है, वो अमेरिका में जाकर सर्जरी करा सकता है ना। और कहने के लिए हो जाएगा स्टेटस सिंबल कि कहाँ कर बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, बोले वहाँ हुआ स्विट्जरलैंड में, है ना, वहाँ ले गए थे, रशिया ले गए थे, ठीक है, या अमेरिका ले गए थे या यूके ले गए थे या कहीं भी ले गए थे, है ना। और जो हैं संपन्न पूंजीपति वो ऐसा ही करते हैं। अगर विराट कोहली और अनुष्का के पास इतनी संपत्ति नहीं होती तो वो शादी इटली में नहीं करते जाके, हम लोगों की तरह करते गांव में। कौन सा बारात घर है, साईं बारात घर, ज़्यादा से ज़्यादा विमल गाँव ले लेते, है ना, समझ में है ना। तो आप देखें कि जो भाई दिक्कत नहीं तो है जहाँ ये नहीं है, जिसके पास ये है उसे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास स्वास्थ्य भी है ना, और वहां पर मृत्यु दर भी कम है। समझ में आ गई बात नहीं। अमिताभ बच्चन बार बार अस्पताल में भर्ती होते हैं, बच क्या जाते हैं, है ना। और जिसे खुद कोरोना हुआ हो वो कोरोना के लिए अवेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। वो फौजी का एक वायरल हुआ ना, उसने कह दिया बिल्कुल कि मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनना नहीं चाहता हूँ। भाई जिसको खुद कोरोना हुआ हो वो हमें कोरोना से बचने की सीख कैसे दे सकता है, वो हमारे लिए जो है वो आइडियल कैसे हो सकता है। उसने खुद, इसका मतलब है उसने खुद लापरवाही की और फिर उसे हुआ, उसकी पत्नी को हुआ, उसकी बहू को हुआ, उसके बेटे को हुआ। तो बड़ा अच्छा वीडियो है वो, और बिल्कुल सार्थक है वो, है ना। तो कहने का आशय यही है कि आप देखिए कितने सारे मरीज मृत्यु के गाल में समा गए इस संक्रमण काल में, बड़े बड़े पूंजीपति भी समा गए। जब मृत्यु आती है तो वो गरीब और अमीर नहीं देखती, मृत्यु तो मृत्यु है, वो किसी को भी आ सकती है। अभी एक आज अखबार पढ़ रहा था कि अच्छे खासे 2 परिवार पीलीभीत में एक फंक्शन में शामिल होने गए, पता नहीं क्या उनकी बुद्धि में आई, रात में उन्होंने कहा कि चलो टनकपुर वाले रोड पे घूमने चलते हैं, थोड़ा सा टहलने गए और वहाँ पर गाड़ी जो है कार अनियंत्रित हो गई, पेड़ से टकराई और 3 लोग एट द स्पॉट एक्सपायर हो गए, है ना।
और माँ और उसके 3 बच्चे दैट टाइम वहीं के वहीं उसी वेन्यू पर एक्सपायर हो गए। कार की हालत देख लेंगे तो अपने आप अनुमान लगा लेंगे कि इसमें बैठे हुए बच्चे नहीं होंगे। आप देखिए 2 फैमिली अच्छी भली फंक्शन में शामिल होने गई, आज के पेपर की बात बता रहा हूँ, पीलीभीत की घटना है ना। और वो शामिल होने के बाद फंक्शन भी अटेंड कर लिया। फंक्शन अटेंड करके बच्चों ने आग्रह किया कि चलो थोड़ा सा उस पर चलते हैं, हाईवे पर, टनकपुर वाले हाईवे पर आगे बढ़े। और वहाँ जाके इतना स्पीड में गाड़ी चलाई कि वो कार कंट्रोल से बाहर हो गई और एक पेड़ से टकरा गई और उनको मृत्यु की गाल तक पहुँचा दिया। तो आप देखिए मृत्यु ऐसे ले जाती है लोगों को, कहाँ किसको मृत्यु कैसे आनी है ये आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो व्यक्ति के बुद्धि को वैसा ही कर देती है और वो आपको ले जाएगी वहीं जहाँ आपको मृत्यु आनी है और जैसे आनी है इस पर किसी का नियंत्रण नहीं। समझ में आ गई बात नहीं? कल के पेपर में पढ़ रहा था कि रेलवे जंक्शन पर एक व्यक्ति चलती ट्रेन में उसने चढ़ने की कोशिश की। ऐसे तो इस कैजुअलिटी बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसे तो बहुत सारे यात्री चलती ट्रेन पे चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं और मालूम है कि पैर कट जाते हैं, पैर चले जाते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते। हम लोग भी नहीं मानते, उसमें हम सब भी शामिल हैं। चलती ट्रेन से उतरने और चलती ट्रेन पर चढ़ने का शौक हम सबको भी है। ऐसे एक व्यक्ति ने अभ्यास किया, चलती ट्रेन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस तो वो चढ़ते स्टेशन पर थोड़ी सी हल्की हुई, उसने सोचा मैं चढ़ जाऊंगा। जिस ट्रेन का नॉन स्टॉप है, यहाँ स्टॉप ही नहीं है, हर स्टेशन पे आके स्पीड तो कम करती है लेकिन फिर भी इतनी स्पीड होती है और प्लेटफॉर्म के आसपास इसलिए स्पीड कम कर लेता है ड्राइवर कि वो क्योंकि स्टेशन है कोई पार ना कर रहा हो, कोई वो ना हो जाए, तो वो अपने आप ऑलरेडी कम कर लेता है। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पार करती है गाड़ी अपनी पूरी स्पीड पकड़ लेती है, जो भी ट्रेन का नॉन स्टॉप होता है कहीं। तो ऐसे ही हुआ, उसने सोचा गाड़ी रुकेगी, वो स्पीड और पकड़ ली, वो ट्रेन पे लटका लटका ऐसे उसके दोनों पैर ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बीच में चले गए और दोनों पैर काटने पड़े उसके। पकड़ ली ट्रेन, है ना। और ऐसा हम लोग कई बार करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बसों में भी करते हैं। बस में भी चलती ट्रेन, बस में चढ़ना, चलती बस में उतरना, है ना, एक आम शौक है सबको। लेकिन कहने का आशय ये कि जरा सी लापरवाही और थोड़ा सा सब्र किसी में नहीं है, धीरज किसी में नहीं है। फाटक बंद हो रहा हो, अपनी आंखों से एक दिन को सीट जाके वहां खड़े होकर देखना, फाटक बंद हो रहा हो और दोनों तरफ से आने वाले ट्रैफिक की स्पीड अपने आप देख लीजिएगा, आप अपने आप स्पीड देख लीजिएगा, क्या वो मरने वाली स्थिति नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है कि मोटर बाइक वाले पार कर रहे हैं और फाटक गिर रहा है और फाटक खोपड़ी पे लगा, बढ़िया फूट गई और वहीं बिखर गए, तो घर वाले बटन ना रहे हैं, जल्दी इतनी है। और वो हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम और आप अपने साथ छूते हैं, हम लोग भी करते हैं। फाटक बंद है, तमाम कोचिंग जाने वाली लड़कियां, स्टेडियम जाने वाली लड़कियां, तमाम कॉलेज जाने वाले बच्चे साइकिल नीचे से लेके जाते हैं। अंकल हमारी बाइक निकाल देना, है ना, अंकल हमारी स्कूटी निकाल देना। उसके बाद भी और ट्रेन आ रही है उधर सामने से और ट्रेन खड़ी हुई है वहाँ सामने उधर, कभी कभी फाटक खुला रहता है तो ट्रेन को आउटर में रोक लेते हैं ना वहाँ पर कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। उसके बाद भी आने जाने निकलने वाले लोगों को कोई कमी नहीं है। दूधियों को देखा मैंने, 5-5, 6-6 बाल्टे यहाँ से पहले ऐसे रखेंगे, है ना, आड़े में से निकाल के ऐसे रखेंगे, ऐसे 1-1, 2-2, 3-3 और फिर मोटरसाइकिल निकालेंगे तो फिर टांगेंगे, तो फिर अगले फाटक पर रखेंगे, फिर गाड़ी अलग उधर निकालेंगे और फिर बाल्टी टांगेंगे, फिर निकाल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका अभ्यास हो गया, वो रोज सुबह शाम निकलते हैं। वो अगर जाम में ऐसे खड़े रहेंगे तो उनका हो गया कारोबार। नहीं तो मालूम पड़ा खड़े कभी इतने घंटे हो जाते हैं कि दूध उनका यहीं फट जाएगा बाल्टों में, उसका कितना नुकसान हो जाएगा। तो बेचारा गरीब आदमी ठंड में दूध लेके शहर जाके बेच के आना, जरा एक दिन करके तो देखो, नानी याद आ जाएगी। तो कहने का आशय ये है कि कम टू द पॉइंट कि 1000 पुरुषों पर अगर हम बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, तो वो पिछड़ेपन और उसका गरीबी भी एक कारण है।
लोगों का एक तो अज्ञानता और दूसरा उनके पास पैसे की कमी, गरीब लोग हैं, कैसे लेकर जाएं। ऑटो वाले को भी अगर हायर करते हैं तो गांव से ले जाने के लिए कोई भी ऑटो वाला 200 रुपये से कम तो मांगेगा नहीं, और वरना अगर रात का टाइम है तो वो 500 भी मांग सकता है, 1000 भी मांग सकता है, क्योंकि आपको परेशानी है तो जाओगे 1000 भी दोगे, 500 भी दोगे। जैसे अगर रात में आप दिल्ली से लौट कर आएँ या लखनऊ से आएँ, किसी भी ट्रेन से कहीं से भी आएँ और आपको लाल फाटक आना हो तो 200 रुपये ऑटो वाला लेगा, 100 रुपये से कम तो बिल्कुल नहीं लेगा। और 200 रुपये में आपको अंदर छोड़ेगा, फाटक के इधर आना हो तो 200 रुपये, फाटक के उधर छोड़ना हो तो 100 रुपये। जो काम दिन में हमारा 15 रुपये में हो जाता है वो रात को 100 रुपये में, 200 रुपये में होता है। मजबूरी हमारी, आना है तो हम 200 रुपये भी देते हैं, देते कि नहीं। तो यहाँ पर भी यही कारण है कि जो मातृ मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है, बहुत सारे बच्चे गांव में भी जन्म लेने के बाद मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, है ना। उनकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, बहुत ही लापरवाही से बच्चे को जन्म देके और फिर उसकी लापरवाही से उसको रखा जाता है। इतने में मानो पड़ा बच्चे की जान चली गई। तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों ही का अगर आकलन करना है तो 1000 पुरुषों पर एक शख्स में समाज के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं एक निर्धारित समयावधि में कि इस अमुक गांव में जन्म दर कितना है, शिशु मृत्यु दर कितनी है और मातृ मृत्यु दर कितनी है, ठीक है। और ये सब चिकित्सा सुविधाओं और शिक्षा, जागरूकता और समृद्धि के स्तरों में कमी के कारण होता है। और जैसे जैसे इन सब में वृद्धि होती चली गई, 80 के दशक के बाद लगातार बहुत तेजी से बदलाव आए, है ना। 80 तक कांदापुर में पीएससी नहीं थी, 80 के बाद बनी है। 11 में थी, छोटी सी थी, अब बहुत बड़ा अस्पताल हो गया 11 वाला, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि आज स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार ने दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर और बेहतर किया है। अगर पीएससी थी भी तो यहाँ डॉक्टर नहीं बैठता था, आज डॉक्टर बैठता है नहीं है, 24 घंटे उसी हॉस्पिटल के कैंपस में रहता है, यहाँ भी और 11 में भी स्टाफ रहता है ना। तो ये सारी की सारी सुविधाओं को बेहतर किया है सरकार ने कि आप किसी भी समय 24 घंटे कोई कैजुअलिटी है, इमरजेंसी है तो आप अपने स्थानीय हॉस्पिटल में जाके उसकी हेल्प ले सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। तो उसके लिए अवेयर किया पब्लिक को, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, जगह जगह नोटिफिकेशन जारी किया, रेडियो पर, अखबार में, समाचार पत्र पे, वीडियो कॉलर टोन में, हर तरह से उन्होंने अवेयरनेस के लिए तमाम कैंपेनिंग की। और जैसे जैसे हम पढ़ने लगे, आज आप लोग कितने कितने दूर से लड़कियां आ रही हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो ये एक अवेयरनेस है। गांव के बच्चे भी अब वो पहले की तरह नहीं रहे, अब उनको भी पहनने ओढ़ने का, बातचीत करने का, खाने पीने का सलीका आ गया, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि आप शहर वाले ही जानते हैं खाना पीना और पहनना ओढ़ना और बातचीत करने का लहजा और सलीका। आज गांव के लोगों ने भी अपने आप को शहर वालों को देखकर अपने आप को अपडेट कर लिया, क्योंकि संसाधन हो गए ना। संसाधन है तो हमने पढ़ रहे हैं या पढ़ लिख लिया तो हमने तमाम दूसरे बच्चों को देखा देखी हमने भी वो तौर तरीके भी सीख लिए। स्त्री पुरुषों के अनुपात के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और ये अनुपात क्यों गड़बड़ाया? ये अनुपात इसलिए बढ़ाया कि 70 और 80 के दशक में दहेज का एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गई समाज में कि बेटियों को अगर उनकी शादी करनी है तो एक बड़ा दहेज चाहिए देने के लिए। तो लोगों को लगा कि बेटियां तो बहुत बड़ी एक सरदर्द है माता पिता के लिए। पहले तो ये हो कि उसके लिए बर ढूंढना, बर मिल जाए तो फिर उसके लिए दहेज की व्यवस्था करना, और दहेज भी दे दें तो उसके बाद भी फिर फिर और दहेज चाहिए, हर बार दहेज चाहिए। और अभी भी इस तरह की घटनाएं तो आज भी होती रहती हैं, लेकिन अब कम होती हैं, कम होती हैं। तो उस दौर में माता पिता को लगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वहां पर लोगों ने इस समस्या को कम करने के लिए बेटियों को जन्म देने पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर
गर्भ में बेटी पल रही है तो उसको जन्म से पहले ही मार दिया। खूब भ्रूण हत्याएं हुई, अखबारों में आपने तो पढ़ा, 80 के 90 के दशक तक हुई। उसके बाद कानून बना, और कानून बनने के बाद इन सारी पैथोलॉजी पर कानूनन बैन लगा दिया गया कि यदि आपने ये प्री मेजर बच्चों की टेस्टिंग की और सेक्स टेस्ट किया आपने तो आपको आपका लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा और आपको सजा होगी, जेल जाएंगे वो अलग से। तब से थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन तब से नहीं आया। उसके साथ साथ हमने हमारी एजुकेशन सिस्टम बढ़ा, एजुकेशन का विस्तार हुआ, सड़कें बनी, कम्युनिकेशन बढ़ा और बच्चे ऑटो से शहर में पढ़ने आने लगे, लड़कियां भी पढ़ने आने लगी। तो जो सोच थी वो भी व्यापक हुई, वृद्ध हुई, कोई जानकारी हमें हुई, समझ आई हमारे को, तो उससे भी स्त्री पुरुषों के अनुपात में गिरावट आई। मतलब गिरावट नहीं, मतलब इसमें वृद्धि हुई। जो 2001 में 933 महिलाएं रह गई थी 1000 पुरुषों पर केवल, वो 2011 में 944-46 पर आ गई। तो अवेयरनेस आई, और अब 2011 में जो परिणाम आएंगे आप देख लेंगे, हम 980-90 के करीब पहुंच गए होंगे। अब कहीं पर भी इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब टेस्टिंग सिस्टम नहीं है ना। अभी भी चोरी छिपे लोग कर ले रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली नहीं कर ले रहे जैसे सामान्य रूप में पहले कर ले रहे थे। आज सब सामान्य रूप में वो सेक्स टेस्ट नहीं करा पा रहे, है ना। जब नहीं करा पा रहे हैं तो अभी लगातार बेटियों का जन्म हो रहा है, परिवारों हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा जो डाटा गिर गया था, जो अनुपात बिगड़ गया था, जो हमारा जनसांख्यिकी संक्रमण बढ़ रहा था क्रमशः, उसमें लगातार 2021 में भी हम जब देखेंगे, जब फाइनली आंकड़े हमारे सामने आएंगे तब हम देखेंगे कि 2011 के बाद भी 2021 आते आते इस 10 साल में भी हमारी महिलाओं के अनुपात में 1000 पुरुषों पर काफ़ी बदलाव आया। ये देखेंगे हम, और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं समाज में, है। उस दौर में भी नज़र जिधर डालते थे लड़के लड़के नज़र आते थे, आज ऐसा नहीं है। लड़के नज़र आते हैं तो लड़कियां भी नज़र आती हैं, क्योंकि एक तो पुरुष प्रधान समाज है ये। आज भी बेटे की चाहत परिवार के स्वरूप को बड़ा कर देती है और कर रही है आज भी, है ना। जहाँ एक व्यक्ति 1 या 2 बच्चों तक सीमित रहता है जो परिवार, वहाँ पर मालूम पड़ा कि बेटियां हो रही हैं तो अब 4 बेटियां आ गई। उसके बाद भी उम्मीद कंटिन्यू करती है ना। और फिर तृप्ति तभी होती है जब उन 4 बेटियों के बाद जब घर में एक भाई आ जाता है। और इसमें उनका कोई दोष नहीं है, इसमें दोष इस विषाक्त समाज का है। जिनके बेटे होते हैं वो माएँ अपने बेटों को उनके गोद में नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं है उस परिवार में। किन्हीं अच्छे आयोजनों में, अनुष्ठानों में उनको शामिल नहीं किया जाता है। जहाँ प्रसन्नता के संस्कार होते हैं, जैसे शादी विवाह है या कुछ इस तरह के संस्कार होंगे, तो उन माताओं से उन संस्कारों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके बेटा नहीं है। ये हमारे इस पढ़े लिखे समाज की कुंठित मानसिकता है, क्योंकि हमारे देश में, हमारा समाज, हमारा देश एक पुरुष प्रधान समाज है ना। बेटा चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। आपने देखा होगा कई बार इंसिडेंट्स ही हुए हैं कि इतना प्रेशर रहता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, है ना। या किसी के लगातार बेटियां हो रही हैं तो वो रेल के आगे नीचे कट के मर जाती है कि